नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देश में बढ़े महिलाओं पर अपराध, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि आरक्षण छीनकर संविधान बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है लेटरल एंट्री, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। खबर में आगे बताएंगे राहुल गांधी ने की ऊबर की सवारी, कैब चालक, डिलीवरी एजेंट जैसे अस्थायी श्रमिकों के लिए न्याय की मांग उठाई। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में सफाया होना तय, संजय राउत का सरकार पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में देश में बढ़े महिलाओं पर अपराध, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, पवन खेड़ा ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोक सेवकों की भर्ती पर दिए बयान पर भाजपा लगातार हमलावर है। और इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सवाल किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने IANS से खास बातचीत में कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2016, 17 और 18 में जब इन्होंने उन सिफारिशों को लागू किया तो क्या वो सफल हुई? क्या पीएम नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के पहले राउंड को सफल मानते हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि पहले राउंड के दौरान जितने अधिकारी उन्होंने इसमें लगाए थे उनमें कितने दलित और आदिवासी थे। उन्होंने यहाँ पर दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, शोषण और दुष्कर्मों के मामले बढ़े हैं और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए। पवन खेड़ा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन पर भी बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती को लेकर सोमवार को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों के भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण छीनकर संविधान बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है लेटरल एंट्री, खड़गे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों में अहम पद पर भर्ती को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और इस विवादित पहल की परत दर परत खोलते हुए कहा कि आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार का लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है? सरकारी महकमों में रिक्तियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही भारत सरकार के हिस्से को बेच कर 5.1 लाख पद बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं और अनुबंधित भर्ती में 91% इजाफा हुआ। SC, ST, OBC की 2022-23 तक 1,30,000 पद कम हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हम लेटरल एंट्री गिने चुने विशेषज्ञों को कुछ विशेष पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के प्रावधान सरकार में विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए नहीं बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की ऊबर की सवारी, कैब चालक, डिलीवरी एजेंट जैसे स्थायी श्रमिकों के लिए न्याय की मांग उठाई। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार
को उबर कैब की सवारी की और इस दौरान ड्राइवर ने बातचीत कर उसकी समस्याओं को जाना राहुल गांधी ने जाना। कांग्रेस नेता ने अपनी इस यात्रा की वीडियो साझा करते हुए कैब चालक और डिलीवरी एजेंट जैसी अस्थायी श्रमिकों के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वो वाहन चालक सुनील उपाध्याय से उनके अनुभव और परेशानियों के बारे में जानकारी लेते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा, आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यवस्था। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्या का जायजा लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि हैंड टू माउथ इनकम, किसी तरह गुजारे लायक आमदनी में इसका गुजारा तंगी से चल रहा है, ना कोई बचत होती है और ना ही परिवार के भविष्य का कोई आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इनकी समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में सफाया होना तय, संजय राउत का सरकार पर हमला। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि वो हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और झारखंड में अस्थिरता लाना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहा है। उन्हें इसके लिए समय चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में हार का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में पूरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में उनका सफाया होने वाला है। जहाँ दोस्तों, बीते दिनों चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्यों के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी नेता एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तिजोरी भर रहे हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रक्षाबंधन और अखिलेश यादव का आधी आबादी पर बड़ा दाव, समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का किया गठन। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दाव चला है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा ने समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया है। इसकी गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये आधी आबादी की पूरी आज़ादी का अभियान है, जिसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल, हर जगह, हर दिन सक्रिय रहने वाला जागरूकता का चैतन्य रूप होगा, जो महिलाओं को सुरक्षित करते हुए, आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा और समाज में महिलाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वनिर्भरता को प्राथमिकता बनाएगा। ये महिलाओं के संदर्भ में नजरिया बदलने के लिए सामाजिक समझाइश का रास्ता अपनाएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी नारी के मुद्दे और मामलों में 4 दिन की चिंता की तरह केवल कहकर नहीं रह जाएगी, केवल औपचारिकता नहीं निभाएगी, बल्कि बीते कल से सबक लेते हुए वर्तमान को झकझोर कर सचेत बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक रही बेनतीजा, जारी रहेगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कोई बात नहीं बन सकी। इसका मतलब है कि फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी रहेगा। इन प्रदर्शन की वजह से अस्पताल में मरीजों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी हड़ताल को 1 हफ्ते बाद भी जारी रखे हुए हैं और बता दें कि ये बैठक डॉक्टरों के संगठन फाइमा के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन की अध्यक्षता में निर्माण भवन में बैठक हुई है। बैठक में डॉक्टरों ने CPA यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की मांग रखी। डॉक्टरों ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने की मांग की। इससे पहले रविवार देर रात फाइमा ने 25 राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के 70 प्रतिनिधि के साथ एक अखिल भारतीय स्तर पर बैठक की।
दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से एम्स, सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, लोकनायक, जीबी पंत, GTV, DDU सहित सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में लगातार 8वें दिन भी OPD और नियमित सर्जरी प्रभावित रही। मरीजों को इलाज के लिए भटकते देखा गया। हालांकि वरिष्ठ डॉक्टर OPD में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन ये नाकाफी रहा। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले सरकार ने संस्थाओं को कठपुतली बनाया, संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दी है और अपने विचार जबरदस्ती थोपकर भाईचारे को समाप्त करने में कुछ ताकतें इस देश में लगी हैं। इसके साथ खड़गे ने कहा कि ये जरूरी है कि लोग संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खान पान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी के प्रति सजग रहें और संविधान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहें। खड़गे ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने लाखों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ही हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। आखिरी दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। वहीं दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक विपक्ष लोकतंत्र का ऑक्सीजन जैसा है और सरकार के असंवैधानिक रवैयों को रोकने के साथ वो जनता की बात उठाता है। उन्होंने दावा किया कि ये चिंता की बात है कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को सरकार ने कठपुतली बना दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था अनेकता में एकता बनी रहे, लेकिन कुछ ताकतें देश पर अपने विचार जबरदस्ती थोपकर हमारे भाईचारे को समाप्त करने में लगी हैं। उनका कहना इसलिए जरूरी है कि हम सभी संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खान पान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी के प्रति सजग रहें। खड़गे ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते तमाम देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये PM नहीं बीजेपी के छोटे मोटे नेता लगते हैं। पवन खेड़ा ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर मोदी पर कसा तंज। दोस्तों कांग्रेस के सीनियर नेता और कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है और इस बार पवन खेड़ा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए PM मोदी के भाषण का जिक्र करके उनसे कई सवाल भी पूछे हैं। पवन खेड़ा ने ANI से बातचीत में कहा कि इनको सुनकर लगता ही नहीं है कि ये देश का प्रधानमंत्री है, लगता है कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता है। वह प्रधानमंत्री हैं और उन्हें अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ संविधान की शपथ लेते हैं और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे गए नियमों को सांप्रदायिक बताते हैं। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया और कहा कि PM मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में आतंकवादी हमले हुए थे। मैं मानता हूं कि उनके समय में संसद पर हमला हुआ था, कांधार में विमान अपहरण हुआ, ये सब हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना सही नहीं है। कम से कम अटल जी ने ISI को पठानकोट का निरीक्षण करने के लिए तो नहीं बुलाया था। पवन खेड़ा ने करप्शन के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की और कहा कि अब वो करप्शन पर कैसे बात करेंगे। पहले जब करप्शन की बात आती थी तो प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा का नाम लेते थे, लेकिन आज इनमें से किसी का नाम नहीं लिया। बांग्लादेश के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने PM मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ये करूंगा वो करूंगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए कि आपने क्या किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव की तैयारियां तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन को राज्य विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आयोग की टीम इसे लेकर राज्य का दौरा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका होगा जब कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की तकदीर आने वाले दिनों में कश्मीर के लोग खुद लिखेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया बहाल होने जा रही है। चुनाव आयोग की टीम 8 और 9 अगस्त को राज्य का दौरा कर चुकी है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट भी 30 सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दे चुका है और इससे चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव अहम होने जा रहा है। अब जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होंगे, चुनाव आयोग ने इसे लेकर बुधवार को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ अहम बैठक की और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस बैठक में निकले निष्कर्षों के आधार पर ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का चुनावी कार्यक्रम तैयार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग 20 अगस्त तक राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य में अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को भी कह चुका है। पीएम मोदी 20 जून को जब श्रीनगर आए थे, तब पीएम ने भी जल्द विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में भले चुनाव प्रक्रिया बहाल होने जा रही हो, लेकिन इसे लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। राज्य की मुख्य पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली है। इन पार्टियों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह बेहिसाब शक्तियां दे दी गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए 2024 में हुए आखिरी विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 28 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे स्थान पर 25 सीटों के साथ बीजेपी और 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही थी। कांग्रेस ने 12 तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 और अन्य दलों को 4 सीटों पर जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी ने पीएम मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव वाले बयान पर उठाए सवाल, पूछा क्या आप संविधान को बदलने की तैयारी में हैं? जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव पर देश के लोगों से आगे आने की अपील पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी नियम, कानून और संविधान को नजरअंदाज कर बयान देते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लंबे भाषण में गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की समस्याओं की बात नहीं की। वो केवल हमने किया कहने में लगे रहे, लेकिन 20 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? नौजवानों के लिए क्या कदम उठाए गए? किसानों की हालत क्या हो गई है? इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। केवल धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और कॉमन सिविल कोड की बात करना उनकी आदत बन गई है। ये देश संविधान और कानून से चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ प्रतिकार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के कॉमन सिविल कोड पर बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वित्त आयोग ने 2018 में इसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। तिवारी ने सवाल किया कि जब 21वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसे आवश्यक नहीं बताया गया, तो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से इसे क्यों छेड़ रहे हैं? आपको असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप संविधान को बदलने की तैयारी में हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संविधान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस पर तिवारी ने टिप्पणी की कि यह भाषण का विषय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर की घटना क्या दर्शा रही है? प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति चिंता मणिपुर में हुए अत्याचार के मुकाबले छोटी है और इतनी बड़ी घटना के बावजूद आपका वहां ना जाना क्या दर्शाता है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के आरोपों के खिलाफ भांडाफोड़ अभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी। जिलों में जाएंगी फैक्ट फाइंडिंग टीमें। जी हां दोस्तों, भाजपा विभिन्न घटनाओं को लेकर सपा पर जो आरोप लग रही है, उसके खिलाफ समाजवादी नेता शीघ्र ही भांडाफोड़ अभियान चलाएंगे। सपा सूत्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों में हो रही घटनाओं के असली कारणों को सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीमें भी भेजी जाएंगी। सपा नेतृत्व ने सभी जिला व शहर कमेटियों को निर्देश दिया है कि भाजपा के लोग सपा को बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों की तत्काल पड़ताल कर सही तथ्यों को सोशल मीडिया व अन्य मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाएं। प्रदेश स्तर से भी वरिष्ठ नेताओं की टीम भेजकर ऐसे मामलों में तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके अलावा सपा नेताओं ने अन्य आपराधिक घटनाओं में पीड़ित पक्ष से मिलकर सच सामने लाने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।